अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं। वो भी है आपके पास न्यू सिलेबस। इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। इस फर्स्ट लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, या फिर आपके पास व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री को जरा डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज, सब्सटेंसेस के कंपोजिशन और सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूं कि केमिस्ट्री में हम लोग सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, सब्सटेंसेस के कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं और सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है बार बार सब्सटेंसेस का, तो आपने ये समझना है कि सब्सटेंसेस क्या होता है, या फिर ये जो सब्सटेंसेस का वर्ड है ये कहां से आ रहा है। अगर आपने ये समझना है कि सब्सटेंसेस का वर्ड आखिर कहां से आ रहा है, तो आपने पहले समझना होगा मैटर के बारे में। मैटर जो होता है, मैटर को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 सब्सटेंस, नंबर 2 आपके पास है मिक्सचर। नंबर 2 आपके पास क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। इसी तरह सब्सटेंस को मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मजीद इनकी दो हिस्से बनाए गए हैं। नंबर 1 आपके पास है एलिमेंट, नंबर 1 आपके पास एलिमेंट। नंबर 2 कंपाउंड सब्सटेंसेस का दूसरा किस्म है। इसके बाद जो मिक्सचर है, मिक्सचर की भी दो किस्में हैं। नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर और नंबर 2 आपके पास है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब जरा बात करते हैं कि वैसे मैटर क्या होता है। मैटर को हम कहते हैं कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। कोई भी चीज जिसका मास होता है और वो जगह घेरता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। सादा अल्फाज में अगर आप लोग देखें कि इस दुनिया में आपके इर्द गिर्द या जो कुछ भी है वो सारा के सारा मैटर ही कहलाता है, क्योंकि हर चीज की मास भी होती है और वो स्पेस भी ऑक्युपाई करता है, जगह भी वो घेरता है। लेकिन सिवाय एयर के, अगर आप एयर पे फोकस करें, अगर आप एयर को देखें, तो जो एयर होती है वो एटमॉस्फेयर में ना तो उसका मास होता है, ना तो वो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। लेकिन अगर आप उस एयर को उठाओ और उसे क्लोज कंटेनर में बंद कर दो, तो उस एयर का मास भी फिर होगा और वो उसी कंटेनर के अंदर स्पेस भी ऑक्युपाई करेगा। मास भी होगा और स्पेस भी क्या करेगा? ऑक्युपाई करेगा। तो एयर फिर तब क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। मैटर को तो हमने समझ लिया कि कोई भी चीज जिसका मास होता है और वो जगह घेरता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 सब्सटेंस, नंबर 2 मिक्सचर। सब्सटेंस को हम कहते हैं कि द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। यहां पर मैटर की प्योर फॉर्म को सब्सटेंस कहा जाता है, और चूंकि जो मिक्सचर है, मिक्सचर को हम लोग कहते हैं कि द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर मैटर का इम्प्योर फॉर्म है, सब्सटेंस मैटर का प्योर फॉर्म है। सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि ये इनकी किस्में हैं। और मिक्सचर की जो किस्में हैं वो आपके पास है होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसके बाद दोबारा अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने अपनी टॉपिक की तरफ कहा था कि यहाँ पे तीन चीजें हमने डिस्कस किए थे। नंबर 1 प्रॉपर्टीज, नंबर 2 कंपोजिशन और नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। तो तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि आपके पास है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस या प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? ठीक है, यहां पर जो वर्ड है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का वर्ड निकला हुआ है कि प्रॉपर्टीज हम कहते हैं खसूसियात को। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस से ये मुराद है कि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि सब्सटेंसेस के क्या क्या खसूसियात होते हैं। मतलब आपके पास जो सब्सटेंसेस होंगे, उन सब्सटेंसेस के कौन कौन से खसूसियात होंगे और क्या क्या खसूसियात होंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई एक सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं कि चलो आपके पास वाटर है और वाटर एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब आपने इस वाटर के प्रॉपर्टीज या फिर खसूसियात अपने देखने हैं। देखो, ये जो वाटर है जो कि एक सब्सटेंस है, हम कहते हैं कि वाटर जो है ये रूम टेम्परेचर में जो वाटर होता है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कौन से फॉर्म में पाया जाता है?
ये लिक्विड फॉर्म में या फिर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी को अगर आप फोकस करें तो जो वाटर होता है वो कलरलेस होता है। वाटर का जाती तौर पर कोई भी कलर नहीं होता है। इसी तरह जो वाटर होता है वो ओडोरलेस होता है। वाटर का कोई जायका नहीं होता है, ठीक है, ओडोरलेस होता है, जाती तौर पर इसका अपना कोई जायका नहीं होता है। अगर आप देखिए जो वाटर होता है इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि नो फिक्स शेप। वाटर का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। अगर वाटर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है तो वाटर का फिर तब कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, क्योंकि आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डाल दो ये उन्हीं का शक्ल या शेप अख्तियार कर लेता है। फिर वाटर का फिक्स शेप भी होता है। अब ये चीज भी अपने समझना है कि वाटर का फिक्स शेप भी होता है। अगर वाटर किसकी शेप में हो, सॉलिड स्टेट में अगर वाटर हो, मतलब अगर आप वाटर की आइस बना दो या फिर वाटर को आप फ्रीज कर दो, वाटर को आप सॉलिड फॉर्म में लाओ तो तब ये फ्रीज होगा और इसका फिर कोई फिक्स शेप होगा। तो ये सारे इन वाटर की प्रॉपर्टीज हैं। तो जब भी आप किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को आप डिस्कस करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस या प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। इसी तरह आपके पास सैकड़ों सब्सटेंसेस है और हर सब्सटेंस की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, हर सब्सटेंस की अपनी कोई खास प्रॉपर्टी होता है। इसी तरह हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर है और इसके बाद दूसरा पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है वो है कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, कंपोजिशन का जो वर्ड यहां पे है, कंपोजिशन कहते हैं बनावट को। बनावट से मुराद के कंपोजिशन यहां पे बनावट को कहते हैं और यहां पे इस टॉपिक से मुराद के कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस से मुराद के सब्सटेंस की बनावट क्या है, मतलब ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आगे जाके सब्सटेंस बना रहा है। सादा अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि कौन कौन से एटम या फिर कौन कौन से मॉलिक्यूल मिलकर सब्सटेंस बनाते हैं। तो हम जरा उनकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वही वाटर है। आप यहां पर वाटर की अगर आप कंपोजिशन देखो कि वाटर की कंपोजिशन क्या है, याद रहे वाटर एक सब्सटेंस है, तो हम वाटर की कंपोजिशन देखेंगे, वाटर की बनावट देखेंगे कि ये वाटर किन किन एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर आप वाटर पे फोकस करें तो वाटर में आपके पास एक हाइड्रोजन होता है, दूसरा हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। जब ये आपस में मिलेंगे तो ये बनाएगा H2O और H2O दरअसल वाटर का फॉर्मूला होता है और वाटर होता है। तो आप खुद फोकस कर सकते हैं कि 1 2 3 जब ये 3 एटम आपस में मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और ये क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। तो वाटर की कंपोजिशन या वाटर की बनावट से आपको यह अंदाजा मिल रहा है कि वाटर किन एटम पर मुश्तमिल होता है और कितने एटमों पर यह मुश्तमिल होता है। इसके बाद अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, दूसरे एग्जांपल से आपको मजीद समझ आएगा। जैसे कि आपके पास है मीथेन गैस। मीथेन गैस क्या होता है, ठीक है, मीथेन गैस क्या होता है। मीथेन गैस को देखो, अगर आप मीथेन गैस की कंपोजिशन को देखो कि मीथेन गैस की कंपोजिशन क्या है, वो ये कितने एटमों से मिलकर बना हुआ है, तो आप देखिए मीथेन गैस में एक होता है कार्बन एटम, फिर हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, तीसरा हाइड्रोजन एटम और चौथा हाइड्रोजन एटम। आपके पास ये टोटल 5 एटम हुए। जब ये 5 एटम, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो ये बनाएगा CH4 और CH4 क्या कहलाता है, मीथेन गैस कहलाता है। तो दरअसल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस से मुराद कि सब्सटेंस किन किन एटमों से मिलकर बना हुआ है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस कहते हैं। अब ये बात याद रखना है कि जो आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस क्या होते हैं, आपके पास मुख्तलिफ एटमों से ये मिलकर बने हुए हैं और आपके पास सब्सटेंसेस की कंपोजिशन भी मुख्तलिफ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस? स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है? स्ट्रक्चर हम कहते हैं कि जो एटम होते हैं वो आपस में किस तरह अरेंज होकर कोई खास सब्सटेंस बनाता है। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस से मुराद कि एटम
या फिर मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरह अरेंज होकर, आपस में किस तरह तरतीब होकर, आपस में किस पैटर्न से मिलकर ये सब्सटेंसेस बनाते हैं। देखो, जो एटम्स होते हैं वो किसी खास पैटर्न के साथ, कोई खास तरतीब के साथ आपस में मिले हुए हैं और कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं। सब्सटेंसेस की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वही है H2O। आपके पास क्या है भाई? आपके पास है H2O। H2O को अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? H2O में आपके पास एक यहां पे कोई एक ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन में इस एक तरफ आपके पास क्या होगा भाई? हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ भी आपके पास क्या होगा? हाइड्रोजन एटम होगा। अगर आप इस पे फोकस करें, इस स्ट्रक्चर पर अगर आप फोकस करें तो ये स्ट्रक्चर आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है? ये वी या फिर बेंट स्ट्रक्चर या बेंट शेप आपके पास बन रहा है। वी या फिर बेंट शेप की आपके पास बन रहा है। इसके बाद अगर आप मजीद फोकस करें, एक स्ट्रक्चर आप और बना ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक और सब्सटेंस है आपके पास CH4। CH4 का अगर आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आप इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं लिखेंगे। एक तरफ आपके पास कार्बन है, एक तरफ फिर हाइड्रोजन, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन और तीसरी तरफ भी हाइड्रोजन और चौथी तरफ भी आपके पास क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या टेट्राहेड्रल शेप। ये आपके पास बन रहा है। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि इधर भी एटम आपस में मिले हुए हैं बट एक खास पैटर्न के साथ, एक खास तरतीब के साथ। इस खास तरतीब के साथ यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे ये भी सब्सटेंस है और ये भी सब्सटेंस है। अगर आप इसका शेप या स्ट्रक्चर देखें तो इसका शेप और स्ट्रक्चर चेंज होता है इससे, इसका स्ट्रक्चर और शेप चेंज है इससे। तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ सब्सटेंसेस होते हैं और मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की जो एटम होती है उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है? खास होती है, स्पेसिफिक होती है। तो हर एटम की अरेंजमेंट स्पेसिफिक होती है। हर एटम यहाँ पे क्या होगा? जब वो आपस में कंबाइन होंगे, एटम्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो एक खास किस्म का स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे कि आपका H2O आपने देखा तो ये आपके पास कौन सा शेप बन रहा था? वी शेप या फिर बेंट शेप बन रहा था। और जो CH4 है, जो आपके पास मीथेन गैस है, जब मीथेन गैस एक खास किस्म का स्ट्रक्चर होगा तो इसका स्ट्रक्चर का हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल शेप। अच्छा, इसके बाद देखते हैं फिजिकल चेंजेस इन मैटर। फिजिकल चेंजेस इन मैटर क्या होता है? यहाँ पर केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि मैटर में कैसे फिजिकल चेंजेस आता है। फिजिकल चेंजेस हम कहते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस में तब्दीली का आना, इसे हम लोग फिजिकल चेंजेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी मैटर के जाहिरी सूरत में कोई तब्दीली आती है, उसकी जाहिरी सूरत में कोई चेंज आता है तो हम उसे कहते हैं फिजिकल चेंजेस इन मैटर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या कहलाता है कि कैसे अगर किसी मैटर में कोई फिजिकल चेंज आता है, इसका मतलब है कि उसका कोई साइज में फर्क आ जाता है, साइज में चेंज आ जाता है या फिर शेप में चेंज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है वाटर। आपके पास क्या है? वाटर है। अब अगर आप ये देखिए यहाँ पर जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में आपके पास मौजूद होता है। ये वाटर आपके पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। यही वाटर है, अगर आप इस वाटर को फ्रीज करना शुरू करो, इस वाटर को क्या करना शुरू करो? फ्रीज करना शुरू करो। मतलब आप इस वाटर को यहाँ पे ठंडा टेम्परेचर देना शुरू करो, आप इसे कूलिंग देना शुरू करो, इसको फ्रीज करना शुरू करो, तो ये यही वाटर होगा और ये वाटर लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा? चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने पहले बताया था कि फिजिकल चेंज हम कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस में तब्दीली आना या फिर किसी सब मैटर का जो जाहिरी सूरत है उसमें क्या आ जाना? तब्दीली आ जाना। जैसे कि आपके पास ये वाटर था, ये पहले लिक्विड फॉर्म में था। जब हमने इसको फ्रीज करना शुरू कर दिया, जब हमने उसको ठंडा टेम्परेचर देना शुरू कर दिया तो यही वाटर लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चला गया। फिजिकल चेंजेस में एक चीज आपने याद रखना है कि फिजिकल चेंजेस जब किसी मैटर में आते हैं तो फिजिकल चेंजेस में सब्सटेंस वही होता है बट उसकी शेप और शक्ल और साइज वगैरह में चेंजेस आते हैं। जैसे कि वाटर वही है, यहाँ पे बस फर्क इतना है कि ये वाटर इधर लिक्विड स्टेट में है और वहां पर जो वाटर है वो भी वाटर ही है, सब्सटेंस वही है बट वो किस स्टेट में जा चुका है? वो
सॉलिड स्टेट में जा चुका है तो हम इसे क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस दरअसल फिजिकल अपीयरेंस को कहा जाता है। इसके बाद यहां पर मैटर में हम लोग एक और चीज को डिस्कस करते हैं, वो आपके पास है केमिकल चेंजेस इन मैटर। तो हम कहते हैं कि व्हाट इज केमिकल चेंजेस इन मैटर। केमिकल चेंजेस क्या होता है? जहां पे भी वर्ड आ जाए केमिकल, तो केमिकल चेंजेस हम दरअसल केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में हम कहते हैं कि जब कोई एक सब्सटेंस या फिर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जब वो नए सब्सटेंस बना ले तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आपके पास कोई एक सब्सटेंस होगा या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंस होगा, वो एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस नए सब्सटेंस को बना लेते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास है H2 और प्लस I2, आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन है। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो ये बना लेता है 2HI और ये बना लेता है हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेते हैं। तो यहां पर आप देखें ये दोनों आपस में मिले, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिले, तो इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया। जब इसने आपस में रिएक्शन किया तो ये एज अ रिएक्टेंट कहलाता है और यहां पर रिएक्टेंट के नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बना है, तो जो रिएक्टेंट के नतीजे में जो बन जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। आप ये याद रखें कि दो सब्सटेंसेस आपस में मिल चुके हैं और उसने एक न्यू सब्सटेंस बनाया हुआ है। ये चीज आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो न्यू सब्सटेंस यहाँ पे बना हुआ है इसकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो मुकम्मल तौर पर पहले वाले से चेंज होते हैं। अगर आप देखिए हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड इस पिछले वाले सब्सटेंस से मुकम्मल तौर पर चेंज होता है, मुकम्मल तौर पर इनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में एक चीज आपने याद रखना है कि जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उस न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होती है। जैसे आपने देखा था पिछले वाले फिजिकल चेंजेस में जब नया सब्सटेंस चेंज हो जाता है, जब नया सब्सटेंस आ जाता है तो उस नए सब्सटेंस में यहाँ पर वो नया सब्सटेंस सेम टू सेम रहता है, सब्सटेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस बनेगा वो नया सब्सटेंस उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह मुकम्मल तौर पर क्या होती है, चेंज होती है। अच्छा, इसके बाद हम केमिस्ट्री में कुछ प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करते हैं और लॉज को भी डिस्कस करते हैं। तो चलो जरा देखते हैं कि जब हम केमिस्ट्री में प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे तो प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं और लॉज को क्या कहते हैं। प्रिंसिपल्स हम कहते हैं कि यहाँ पर उसूल की बात होती है। प्रिंसिपल हम कहते हैं उसूल को। जैसे हमारी जिंदगी में उसूल होते हैं और हम उन उसूलों के मुताबिक अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारते हैं तो हमारी जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही होती है या गुजर जाती है। इसी तरह केमिस्ट्री में भी प्रिंसिपल्स होते हैं और हम जब उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो तब हम केमिस्ट्री को अच्छा खासा समझ लेते हैं और अच्छा खासा हमें समझ आ जाता है या हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कोई एक खास प्रिंसिपल है और एक खास बेसिक प्रिंसिपल है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जो एक खास बेसिक प्रिंसिपल है, तो इस खास बेसिक प्रिंसिपल में क्या कहा जाता है, इस प्रिंसिपल में यह कहा जाता है कि जो मैटर होता है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है और उन छोटे पार्टिकल्स को हम लोग एटम कहते हैं। अब इस बेसिक प्रिंसिपल में यह कहा जाता है कि जो एटम होता है वो एटम पहले से मौजूद होता है। एटम को ना तो बनाया जा सकता है, एटम ना तो एटम को तोड़ा जा सकता है। दोबारा रिपीट करता हूं, इस बेसिक प्रिंसिपल में यह कहा जाता है कि एटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही एटम को तोड़ा जा सकता है। तो यहां पे इस बेसिक प्रिंसिपल से आपको ये अंदाजा हो रहा है कि हम एटम को मजीद नहीं तोड़ सकते। बाकी आपके पास जितने भी एटम होंगे, आप सारे के सारे जो एटम होंगे, आप एटम को मजीद ना तो ब्रेक कर सकते हो, ना आप एटम को बना सकते हो, ना उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के प्रिंसिपल आपके जो असूल होते हैं वो केमिस्ट्री में फॉलो किए जा चुके हैं। इसके बाद लॉज की बात करते हैं। लॉज तो आपके पास वो होता है जो हमेशा फिक्स रहता है, जो मजीद नहीं जुटलाया जाता है, जो फिक्स रहता है उसे हम लॉज कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक लॉ होगा
जिससे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपके पास कोई एक लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या मुराद है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ये कहता है कि जो आपके पास जो एनर्जी होती है वो पहले से ही मौजूद होती है। इस एनर्जी को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना इस एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। मतलब आपके पास जो एनर्जी होगी ना तो इसको खत्म किया जा सकता है, ना तो इसको बनाया जा सकता है। हाँ, इतना जरूर होता है कि एनर्जी को एक शक्ल से दूसरे शक्ल में इसको ट्रांसफर किया जाता है, या एनर्जी को एक शक्ल से दूसरे शक्ल में इसको चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई वुड है, आपके पास कोई क्या होता है? वुड होता है, लकड़ी होता है। आप इस वुड को फायर देते हो, आप इस वुड को आग देते हो। जब आप इस वुड को आग दे देते हो तो ये वुड, इसकी क्या हो जाएगा? ये वुड केमिकल एनर्जी में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वुड है तो वुड हीट एनर्जी में और साथ साथ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ये जो वुड है ये पहले से एक केमिकल एनर्जी थी, पहले इसके अंदर एनर्जी थी, तो ये एनर्जी ना तो बनाएगी ना इस एनर्जी को खत्म किया गया, बट सिर्फ इस वुड के एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में इसको कन्वर्ट किया गया। तो ये किस में कहा जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कि एनर्जी ना तो बनाई जाती है और ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ना एनर्जी को खत्म किया जाता है। ये कौन कहता है? ये इस लॉज में कहा जाता है। तो इसी तरह केमिस्ट्री में मुख्तलिफ लॉज होते हैं और अब मुख्तलिफ लॉज के जरिए से केमिस्ट्री को समझते हैं। लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि केमिस्ट्री के फायदे क्या है, या रोजमर्रा जिंदगी में केमिस्ट्री हमारी क्या मदद आती है, या केमिस्ट्री के क्या किरदार है। देखो, जो आपके पास मेडिसिन बन रहे हैं, जो सोप बन रहे हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के डिटर्जेंट्स बन रहे हैं, या फिर जो मुख्तलिफ किस्म के पेपर बनते हैं, या फिर प्लास्टिक बनता है, और साथ साथ में अगर देखें कि जो ड्रग्स बनते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बनते हैं, पेस्टिसाइड्स बनते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के जो ऑयल्स बनते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल इंडस्ट्रीज होते हैं, तो ये जो सारे होते हैं ये सारा केमिस्ट्री का कमाल होता है। अगर आप देखिए दिन ब दिन जो है न्यू से न्यू मेडिसिन बनता आ रहा है, और अच्छे से अच्छी क्वालिटी का सोप आ रहा है, या मुख्तलिफ किस्म के अच्छे क्वालिटी के डिटर्जेंट्स आ रहे हैं, पेपर्स मुख्तलिफ किस्म के आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक्स वगैरह आ रहे हैं। तो ये सारा के सारा किसका कमाल है? ये सारा के सारा केमिस्ट्री का कमाल होता है, और ये सारा केमिस्ट्री के फ़ायदे होते हैं। तो टॉपिक यहाँ पे इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।